हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा विद स्नेहिल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है इस सेकंड वीडियो को अपलोड करने में। एंड इसका रीज़न भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि आप सबकी रिक्वेस्ट पे ही मैंने ये चैनल बनाया था, क्योंकि आप पढ़ना चाहते थे कि मैम पढ़ाओ। बट अगर मैंने सब्सक्राइबर्स बताऊं तो वो बहुत ज़्यादा कम थे, तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। बट स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग दिस उनके लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के संग पढ़ना चाहते हैं। तो आप बस अब रेडी रहो जून 2024 जो आपका है इसकी प्रिपरेशन करने के लिए, फॉर विच अटेम्प्ट, फॉर योर जून 24 अटेम्प्ट। ठीक है, चलिए तो हम क्या कर रहे थे एक बार देख लीजिए। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अभी जो रिसेंटली आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके हैं दिसंबर 2023 के, इसके मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही थी। जो 10 क्वेश्चन थे फर्स्ट मैंने आपको करा दिए हैं। आज फिर से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अराउंड 12 टू 13 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सॉल्व करने वाले हैं। बट आज अलग क्या होगा, आज अलग ये होगा कि आज थोड़ी चीजें ज्यादा सिस्टमैटिक होंगी, क्योंकि आज जो मैं आपको ये क्वेश्चंस कराऊंगी ना, ये सारे रिलेटेड होंगे आपके लेजिस्लेशन से। ठीक है, आपको भी थोड़ा सिस्टमैटिक मटेरियल मिले, इसलिए आज सारे क्वेश्चंस में वो छाट के लाई हूँ जो लेजिस्लेशन से रिलेटेड है। और जब मैंने आपको पहले भी बताया था तो लेजिस्लेशन के लिए मैंने बोला था बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है, सेम चीजें रिपीट होती है। मैंने आपको 2 पीडीएफ दी थी जिसमें टेबल में बहुत अच्छे से सारे लेजिस्लेशन दिए थे, चार्टर एक्ट से लेकर 2023 तक। ठीक है, और इससे बहुत क्वेश्चन फंसे हैं, अभी आज आप खुद देखोगे। और आपकी फीडबैक में भी मुझे ये चीज़ सुनी थी, मैंने मुझे मिला था, आप कह रहे थे बहुत कुछ आया इससे। बस 2 चीज़ें हैं जो मुझे लगा उस पीडीएफ ने कवर नहीं की थी। एक आपकी जो अंबानी बिरला रिपोर्ट है वो 2000 वाली, ठीक है, वो नहीं कवर्ड थी। दूसरा आपकी जो हंसा मेहता है, ठीक है, हंसा मेहता थी, उनकी एक कमिटी थी विमेन्स एजुकेशन से रिलेटेड, वो नहीं कवर थी। बस ये 2 नई चीज़ें आपको एग्जाम में दिखी होंगी लेजिस्लेशन से रिलेटेड, बाकी सारी उस मेरी पीडीएफ में थी, सारी। मतलब मैं इतना श्योर हूँ। ठीक है, चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और अगर न्यू है और आप सच में मुझसे मुझे पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यही मेरा एक मोटिवेशन का सोर्स है। लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, सो मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कंटेंट बनाऊं और आपके साथ शेयर कर पाऊं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन जल्दी से आप भी ओपन रीड करिए मेरे साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, हाँ, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इज ऑल्सो नोन एज। देखिए बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन है, जिसको याद है वो कर लेगा। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आता है तो अब तक आपने आंसर तो सोच लिया होगा। बिल्कुल सही आंसर क्या है आपका, राधा कृष्णन कमीशन। कब आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1948 49 में। ठीक है, और मैं आपको हमेशा साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ तो वो भी याद कर लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइक यूजीसी नेट स्पेशली फॉर विच पेपर, फॉर पेपर एजुकेशन, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। मैं ये नहीं कह रही सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, वो भी हो जाते हैं लेकिन काफ़ी कम, पर कॉन्सेप्ट बहुत रिपीट होते हैं। तो ये जो 4 आप कमीशंस देख रहे हो, इससे हर बार क्वेश्चन आएंगे, हर बार क्वेश्चन आएंगे और सेम पॉइंट पे क्वेश्चन आएंगे। तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो जितने मुडालिया, राधा कृष्णन, कोठारी, इन सब के बारे में हम कुछ थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या करें, याद करें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने आपके लिए टेबल बनाया है, यहाँ से उस चीज़ को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है आपका, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, राधा कृष्णन कमीशन के नाम से जानते हैं। यही सारी चीज़ें हिंदी में भी है नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिल जाएगी, जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको सर्च कर सकते हो जाकर, वहाँ पर वहाँ टाइप करिएगा शिक्षा विद स्नेहिल, और वहाँ पे आपको डेली की मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी। ठीक है, चलिए इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान दीजिए। इसके चेयरमैन कौन थे आपके, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ध्यान रखिए यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस। ठीक है, इन्होंने और क्या स्टार्ट किया था अपने इस कमीशन में, इन्होंने बोला था, इंट्रोड्यूस किया था कि हम 3 साल का डिग्री कोर्स लॉन्च करेंगे। ठीक, इसके अलावा उस टाइम आप ध्यान दो रिसेंटली क्या हुआ था, हम लोग नए नए आज़ाद हुए थे, हमारे देश में यूनिटी की बहुत ज़रूरत थी। तो इन्होंने अपने इस कमीशन में ना बहुत ज़्यादा बात किसकी की थी, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन की, मॉडर्नाइजेशन की। ठीक है, ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस था। बहुत सारे क्वेश्चन बस इसी से आते हैं, ये मेन मेन पॉइंट। अगला देखो क्या है,
नेक्स्ट क्या है, सीबीएसई। सीबीएसई 1952 में बना था, ये बस मैंने लिख दिया है क्योंकि इसके आसपास का ही काम है, लेकिन अभी हम उन पे ही फोकस करते हैं जितना भी हमें अपने क्वेश्चंस में दिखा। यही चीज आपको यहाँ हिंदी में गिवन है। अगला देखिए क्या था, दूसरा आपका मुडालियर था। तो ये आ गया मुडालियर। मुडालियर को ही क्या कहते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो आपने एक चीज गौर की, हमने पहले यूनिवर्सिटी पे काम कर लिया, उसके बाद हम स्कूल एजुकेशन पे आए। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, पहले जो हमारा कमीशन आया था वो कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल का आया था। उसके बाद हम क्या लाए, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो स्कूल लेवल के लिए। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, क्या है, मुडालियर कमीशन। क्यों? क्योंकि इसके चेयरमैन कौन थे आपके, लक्ष्मण स्वामी मुडालियर। ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, इस कमिटी ये जो बनी थी, ठीक है, इस कमीशन के लिए जिन लोगों ने काम किया था, उसमें भी ध्यान रखना हंसा मेहता उनकी भी मेंबर थी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। एक आपके एन बासु हो गए, साइडान हो गए, ये 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे इसी कमेटी के, लेकिन इसके चेयरमैन कौन थे आपके, मुडालियर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो कमीशन था इसने सजेस्ट किया था कि हम मल्टीपर्पज सेकेंडरी स्कूल्स बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, ऐसे स्कूल्स जिसका काम सिर्फ पढ़ाने के लिए यूज ना हो और अदर पर्पज के लिए भी हम यूज कर सकें। ठीक, इसके अलावा इसने सजेस्ट किया था हम क्या बनाएंगे, एक एक्सटेंशन सर्विस डिपार्टमेंट भी बनाएंगे। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हेडिंग में ये सारी चीजें लिखी हैं। जब आप मल्टीपर्पज स्कूल सुनते हो ना, तो एक और चीज याद रखना, 1948 में एक कमिटी बनी थी, ताराचंद कमिटी। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले बात की थी मल्टीपर्पज स्कूल्स की। फिर उसी रिकमेंडेशन को किसने माना, आपके सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने, और इन्हीं उन्होंने इसी चीज को दोबारा दोहरा दिया कि हाँ, ये हमें ये चीज करनी चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, पुरानी वाली वो भी मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। बट अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके लिए ये मेन इंपॉर्टेंट है। और चलिए आगे चलते हैं, अगला क्या है। तीसरा आपका क्या आ जाता है, आपका कोठारी कमीशन। ये सारे ऑप्शंस जो आए थे उन्हीं का मैं आपको मटेरियल शेयर कर रही हूँ, और ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, बिकॉज आई नो वीडियो से नोट्स बनाना काफी मुश्किल होता है। एंड प्लीज अपने नोट्स बनाइएगा, बस ये नहीं कि पीडीएफ इकट्ठा कर ली, मेक योर ओन नोट्स। और नोट्स का मतलब ये नहीं कि बस इसको छाप दो, मेन पॉइंट्स लिखिए, और कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंटरनेट से, वहां से कोई नया पॉइंट पता चले तो राइट इट डाउन अपने नोट्स में। ठीक, चलिए तीसरा क्या है, जल्दी से देखते हैं। नेशनल एजुकेशन कमीशन कब आया, ऊपर वाला मैं आपको दिखाना भूल गई कब आया था। तो जो आपका मुडालियर था वो 52-53 में आया था, 1952-53। आपका कोठारी कमीशन कब आया, 1964 से 66, यानी कि उसको इतना टाइम लगा अपना काम करने में। ठीक है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, कोठारी कमीशन से। रीजन आप जानते ही होंगे, क्योंकि इसके चेयरमैन कौन थे, दौलत सिंह कोठारी। एक और नाम क्या है, रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन कमीशन, इस नाम से भी जानते हैं। ये जो आपकी रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था, शीर्षक क्या था, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है इसको, इसलिए इसके सारे नाम यहाँ पर लिख दिए गए। ठीक है, इसके चेयरमैन तो थे डीएस कोठारी, लेकिन वो उस टाइम क्या थे, वो उस टाइम चेयरमैन किसके थे, यूजीसी के भी वो उस टाइम चेयरमैन थे। ये कोठारी कमीशन था ना, बहुत ही अलग तरह का कमीशन था। इसका रीजन मैं बता चुकी हूँ, एक बार रिपीट करते हैं। इसमें 20 कोर ग्रुप मेंबर्स थे। ठीक है, और ऐसा नहीं है इस ग्रुप मेंबर में सिर्फ इंडियंस हो, हमने बहुत अलग अलग देशों के लोगों को इसका मेंबर बनाया था। इसीलिए इतना लाजवाब कमीशन था, इतनी अच्छी अच्छी इसमें रिकमेंडेशंस थी। जैसे कॉमन स्कूल सिस्टम हो गया आपका, कि हमें 6% जीडीपी देनी है, ये सारी। तो कौन कौन से वो देश थे एक बार देख लीजिए, वी नेवर नो कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। यूएसए, यूके, जापान। एंड मैं आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए बता पाती हूँ क्योंकि मैंने जामिया डीयू वगैरह से पढ़ा है, और टीचर्स ना ऐसे ही पॉइंट से बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। और अगर आप ध्यान दो, सोचो, तो ये पेपर भी तो कौन बनाता है, सब असिस्टेंट प्रोफेसर ही तो बनाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि कौन से वो देश थे, यूएसए, यूके, जापान, फ्रांस एंड स्वीडन। ठीक है, इतनी चीज याद रखिएगा। अगला क्या है, जब इनकी रिपोर्ट बन गई तो इन्होंने किसको अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उस टाइम जो हमारे क्या थे, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, एमसी शागला। इनको अपनी रिपोर्ट किसने सबमिट कर दी, डीएस कोठारी ने। ठीक, अब रिकमेंडेशंस क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जरूर, मैं गारंटी ले सकती हूँ कि इनसे क्वेश्चन आता है, क्योंकि आया है बहुत बार। बस मैंने आपको सिस्टमैटिकली ये चीजें एक साथ प्रोवाइड कर दी। इसी ने सजेस्ट किया था हमें ना सिस्टम 10+2+3 रखना चाहिए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूले की बात की थी, बोला था ऐसा करो, SUPW लेके आओ। ठीक है, और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला था कि हमें 6% ऑफ जीडीपी किस में इन्वेस्ट करनी है, एजुकेशन सेक्टर में। अगर आप अभी देखो,
अभी बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं, लाइक 2.9 और 3, लगभग इतनी परसेंट जीडीपी हम स्पेंड करते हैं किसमें, एजुकेशन में। लेकिन उसने, हमारे जो कोठारी कमीशन था, उसने रिकमेंड किया था 6% हमें क्या करनी चाहिए, इन्वेस्ट करनी चाहिए, अगर हम चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम हमारा फ्लरिश करे। ठीक है, इसके अलावा और क्या रिकमेंड किया था, बोला था कॉमन स्कूल सिस्टम लाओ, नेबरहुड स्कूल्स लाओ। इनका क्या मतलब होता है, कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके सब हम कहाँ पढ़ेंगे, एक ही साथ। एक ही स्कूल होगा जहाँ पे रिच अमीरों के बच्चे भी जाएंगे, जहाँ पे गरीबों के भी बच्चे जाएंगे। ठीक है, अगर अमीरों के बच्चे भी एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, उन्हीं के साथ पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली स्कूल की कंडीशन क्या होगी, अच्छी ही हो जाएगी, है ना। तो अगर ऐसा हो जाए तो देश का एजुकेशन का बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। लेकिन ये कॉमन स्कूल सिस्टम हम ना अभी तक क्या है, ला नहीं पाए हैं। अगर आप देखो तो एक लाइन बनी हुई है, गरीबों के बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं, अमीरों के कहीं और पढ़ रहे हैं। ठीक है, देन नेबरहुड स्कूल क्या, नेबरहुड स्कूल का मतलब है कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, वो अपने घर में रहता है, तो उसके घर के पास में एटलीस्ट क्या हो, एक स्कूल तो हो ही हो। ऐस इस वजह से ऐसा ना हो कि बच्चा स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि उसके घर के पास स्कूल नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोला गया हर नेबरहुड में, हर गली मोहल्ले में स्कूल्स होने चाहिए, ताकि बच्चा स्कूल जा पाए, कभी इस वजह से उसका स्कूल ना छूटे कि उसके घर के पास स्कूल नहीं है। ठीक है, अगली चीज क्या है, जो आपका कुठारी कमीशन है, क्वेश्चन आया था कि एक स्टेटमेंट लिखा था, एक कथन लिखा था और पूछा गया था ये किसने बोला है। तो वो कथन आपके एग्जाम में लिख कर आया था, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट रादर देन रोट लर्निंग। ये सेंटेंस मतलब ये कथन किसने कहा, तो आपकी कुठारी कमीशन रिपोर्ट है, उसी में ये लिखा हुआ है कि हमें कॉन्सेप्ट को समझने पे जोर देना है, ना कि उसको रटने में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक और चीज बोली थी कि हम स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे एज ए नोडल सिस्टम। जैसे कि अगर आप देखो एनईपी 2020 में भी तो, अगर आप देखो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस की बात की गई है ना, अगर आप ध्यान दो, बात एनईपी 2020 में अब कर रहे हैं, जबकि आपका ये जो कोठारी कमीशन है उसने कितना पहले ही बोल दिया था स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाओ। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे स्कूल्स हैं, मान लीजिए बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में ना हम क्लब कर देंगे, हम बोल देंगे अच्छा ये एक क्या हो गया आपका स्कूल कॉम्प्लेक्स। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है कि एक स्कूल है, मान लीजिए ये अपने रिसोर्सेज बाकियों के संग शेयर कर पाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई टीचर है, एक मान लीजिए साइकोलॉजी का टीचर है, और ये वाले जो इनके पास नहीं है साइकोलॉजी का टीचर, तो ये अपना टीचर शेयर कर सकते, कभी सेमिनार में भेज दिया, कभी कुछ। मान लीजिए इनके पास बहुत अच्छा इक्विपमेंट है लेकिन बाकियों के पास नहीं है, तो ये बाकियों के संग शेयर कर सकते हैं। तो फॉर शेयरिंग पर्पज स्कूल कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, और ये आप ध्यान दो तो कोठारी कमीशन के टाइम से आया हुआ है, और एनईपी 2020 ने भी अब इसका जिक्र किया है। ठीक है, याद करते जाओ ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स है ना, अगर अलग से सोचोगे कि लिस्ट बैठ के याद करेंगे तो नहीं होगा। आप मेरे संग पढ़ोगे ना, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं इतनी बार चीजें रिपीट करूंगी ना, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको याद करना पड़ेगा, वो अपने आप याद कर जाओगे। ठीक है, अगला देखते हैं, कितने हो गए हैं हमारे, 3 हो गए हैं। यही चीज आप देखिए यहाँ हिंदी में भी गिवन है, हिंदी वाले बिल्कुल टेंशन नहीं ले, हिंदी वालों का भी पूरा ध्यान रखा है। अब अगला क्वेश्चन हम हिंदी में ही करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या मिल गया, आंसर तो आपको मिल गया, कितना इजी था, बस नाम पता होने चाहिए किसके क्या क्या नाम है। तो आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन किसका नाम है, राधा कृष्णन को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और इस बार हिंदी में करेंगे। चलो, अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अरेंज द फॉलोइंग इन दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको कुछ दिए हैं जिनको हमें एक क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला क्या है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोजन, अभी मैंने बताया कि इसी को क्या कहते हैं, राधा कृष्णन कब आया था, 1948-49 में। अगला क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसी को हम क्या कहते हैं, मुडालियर कमीशन, कब आया, 1952। जैसे मुझे याद है ना ऐसे ही आपको याद होने चाहिए, और साथ में पढ़ते रहोगे याद हो भी जाएंगे। आचार्य रामामूर्ति समिति, ये भी मैंने बहुत बहुत बार बोला है, ये आपका 1990 में आया था। क्यों आया था ये भी बताया था कि जो आपकी पॉलिसी बनी थी ना 1986 वाली, जो आपकी एनपी 1986 वाली पॉलिसी बनी थी ना, इसको रिव्यू करने के लिए बना था। क्या बना था, इसको रिव्यू करने के लिए बना था हमारा ये आचार्य रामामूर्ति, आचार्य आपका जो रामामूर्ति कमेटी है, ये इसलिए बनी थी रिव्यू करने के लिए। लेकिन अगर आप ध्यान दो कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, एक एक्शन प्लान होता है ना चीजों का, कि चीजों को कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो वो प्रोग्राम ऑफ एक्शन पोआ, इसी के लिए पोआ जो था आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन, कि हमें ये इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वो क्या था, वो अलग कमेटी थी। उसके चेयरमैन कौन थे आपके, जनार्दन रेड्डी।
जनार्दन रेड्डी। तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने अलग से बता दिया। जो एनपी 1986 थी, उसकी रिव्यू कमिटी, उसको रिव्यू करने के लिए कि उसका काम कैसा है कैसा नहीं है, उसके लिए क्या बना था आपके लिए, आचार्य रामामूर्ति कमेटी बनी थी। कब बनी थी? 1990 में। फिर आपका जो पोआ है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसके चेयरमैन कौन थे आपके? जनार्दन रेड्डी। ये कब आया था? 1992 में। ठीक, ये कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए आपका। वापस आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नेशनल एजुकेशन कमीशन किसका नाम था? कोठारी को ही कहते थे ना। तो 1964 66। अब आखिरी देखिए, बिरला अंबानी रिपोर्ट। यही एक पॉइंट है जो मैंने कवर नहीं किया था, मैं सच बताऊं तो, और मुझे लग नहीं रहा था इतना इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ये आया है आपके एग्जाम में। ये 2000 में आई थी, इसके बारे में भी अभी मैं डिटेल में बताऊंगी। इन्होंने ना, इन शॉर्ट अगर समझना चाहते हो तो, जो आपकी बिरला अंबानी रिपोर्ट है ना, उसका मेन फोकस ये था कि कैसे हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किसमें करें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करें इन एजुकेशन। अगर आप ध्यान दो तो एक वो जो होता है ना बीज डालना, पीपीपी का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि जो गवर्नमेंट है और जो ये बिजनेसेस है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, साथ में मिलकर काम करे, पार्टनरशिप हो जाए दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसकी नींव यहीं से पड़ गई थी, क्योंकि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बात किया थी कि कैसे हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाए, यानी कि जो बिजनेसेस हैं, कैसे प्राइवेट सेक्टर वाले भी एजुकेशन में क्या करें, घुस पाए, एक तरह से इन्वेस्ट कर पाए। किसके लिए? फॉर दी बेटरमेंट, फॉर दी बेटरमेंट। ठीक है, तो उनका भी कैसे योगदान हो सके, इसके बारे में बात है। तो इसकी यहाँ पे शुरुआत हो गई थी। अब क्वेश्चन तो बहुत इजी था, अगर आप ध्यान दो, याद करने वाला क्वेश्चन, इसमें कोई समझ की बात नहीं थी। तो जिसको पता है वो कर लेगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, आप खुद ही देख रहे हो कि सबसे पुराना कौन सा है आपका। बिरला अंबानी रिपोर्ट ही तो है 2000 का, तो ई ऑप्शन जिसमें लास्ट में आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। ई ऑप्शन 2 में आ रहा है आपका। तो अब पहले वाले देखने पड़ेंगे, सबसे पहले कौन सा आया। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है सबसे पहले आपका क्या आया है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि ए पहले इन दोनों में ए सिर्फ इसमें पहले, तो राइट आंसर विल बी दिस। लेकिन चलो जो जो नए पॉइंट्स आए हैं उनको एक बार देख लेते हैं, जैसे कि एक आचार्य रामामूर्ति वाला और डिस्कस करते हैं, और बिरला अंबानी रिपोर्ट। ठीक है, बाकी 3 तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करा ही दिए। अब आप देखो एक चीज, जब मैं आपको आचार्य रामामूर्ति वाला पढ़ाऊंगी ना, उसके पहले आप ये भी समझ लो 1986, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो सबसे पहले ये जो आपकी एनपीई है, इसके भी पहले क्या आया था आपका? इसके भी पहले आपका आई थी एक स्टेटस रिपोर्ट। ये सब पेपर में पूछे गए हैं, मतलब अगर आप यूजीसी में नहीं बोलो तो टीचिंग वाले में पूछे गए हैं। और ये सब ना एक दूसरे के क्वेश्चन ले लेते हैं, तो ये मत सोचो कि किसी टीचिंग एग्जाम में पॉइंट आया तो मेरे में नहीं आएगा, आराम से आ सकता है। तो सबसे पहले 1986 की जो पॉलिसी थी एनपीई, इसके भी पहले एक स्टेटस रिपोर्ट आई थी। कब? 1985 में। इसका टाइटल्स, क्वेश्चन आया था इसके टाइटल्स, इसका टाइटल क्या था? इसका टाइटल था चैलेंज ऑफ एजुकेशन, अ पॉलिसी, यहाँ पे कोलॉन लगाओ, अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये पहले दिया गया था किसके? एनपीई के। मतलब एनपीई स्टार्ट करने से पहले हमने पहले एक स्टेटस रिपोर्ट दी कि आखिरकार क्या कंडीशन है हमारी एजुकेशन सिस्टम की, हमारी कंट्री में। ठीक है, जब हमें प्रॉब्लम्स पता होंगी, क्या ज़रूरतें हैं, तभी तो आप काम करोगे ना। तो एक स्टेटस रिपोर्ट दी गई, नाम से पता चल रहा है किसका स्टेटस, कि हमारे कंट्री में एजुकेशन का क्या स्टेटस है, इसको बताने के लिए एक स्टेटस रिपोर्ट सबमिट की गई। किसको सबमिट की गई? उस टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनको सबमिट की गई थी। किसके द्वारा? पीसी कांत के द्वारा। वो कौन थे? वो उस टाइम के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट में किसके बारे में बात है? सारे मेन मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री, मतलब हमारे जो देश है, हमारे जो कंट्री है, उसमें एजुकेशन का क्या स्टेटस है। ठीक है, समझ आई इतनी चीजें? ठीक, फिर जब ये स्टेटस रिपोर्ट सबमिट कर दी, उसके बाद क्या आ गया? हमारा एनपीई आ गया 1986 का। उस टाइम हमारे पीएम कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है, और इन्होंने किसके बारे में बात की गई? इन्होंने बात की एनसीएफ विद 10 कोर एलिमेंट्स के बारे में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इसी के कहने पे आया। कब आया? 1986 में तो उसने रिकमेंड किया कि हमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाना है, लेकिन आया कब? 1987 में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी, सॉरी स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आ गई। फिर एमएलएल के बारे में, मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, इसके बारे में भी किसने? आपकी इसी ने बात की। नवोदय विद्यालय जो है, रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, है ना, ये भी किसके कहने पे आए? आपके एनपीई 1986 के कहने पे आए। ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो एग्जाम में आते हैं, मैं ऐसे फालतू में नहीं करा रही है, ऐसे तो पॉलिसी बहुत बड़ी है।
वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की। एक ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के कहने पर क्या है, डाइट्स बनाए गए, ठीक है, CTES बनाए गए, AIASEs बनाए गए। इन सब के बारे में मैं आपको आगे जब पढ़ाऊंगी ना, थ्योरी क्लासेस डिटेल में करा दूंगी। ये सारी चीजें इसी के कहने पे बनाई गई। आप देख रहे हो ना, आज कितने सारे डाइट कॉलेजेस हैं, यहाँ पे DLED कराया जाता है, राइट। तो ये सब कब बने, इसी पॉलिसी के कहने पर बने। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे किया जाए एजुकेशन में, इन सारी चीज़ों पे इसका फोकस है। ये सारी चीज़ें आप सारे पॉइंट पढ़ सकते हो, सब मेन मेन पॉइंट ही मैंने लिखे हैं, कोई फालतू का नहीं लिखे। एक बार रीड इनको कर लेना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लाइक जो रिपीट ही होते हैं, वो वाले मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आपको दो चीज़ें समझ आई, 1985 में स्टेटस रिपोर्ट आई, और 1986 में क्या हुआ, आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, ठीक। इसी में आगे ये कुछ और पॉइंट्स थे। फिर क्या हुआ, फिर एक ऐसा हुआ कि देखा गया कि जो हमारी पॉलिसी आई है ना 1986 वाली NPE, इसको क्या करने की जरूरत है, इसको हमें ना रिव्यू करने की जरूरत है, ठीक है, हमें इसको देखने की जरूरत है। तो इसीलिए हम एक और कमिटी ले आए। क्या क्या कमिटी ले आए, आचार्य रामामूर्ति कमेटी। नाम से पता चल रहा है इसके चेयरमैन कौन होंगे, आचार्य रामामूर्ति होंगे। इन्होंने क्या किया, NPE 1986 को क्या किया, रिव्यू किया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी रिपोर्ट का क्या नाम था, बहुत आता है, टूवर्ड्स एनलाइटेंड एंड ह्यूमेन सोसाइटी, ठीक है, नाम याद रखना। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद आपका पोआ आता है, इसे प्रोग्राम कर लो, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, ठीक है। 2 साल बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन आता है, क्योंकि अब करें कैसे, हर चीज का एक्शन प्लान चाहिए होता है ना। आपने प्लान, आपने ये तो कर लिया कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन करोगे कैसे, ठीक है, एक्शन स्टेप्स क्या होंगे, उसके लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया। उस टाइम PM कौन थे आपके, नरसिम्हा राव थे, ठीक है। याद रखने, एक और पॉइंट बताती हूँ आपको, जो आपकी सबसे पहले पॉलिसी क्या आई थी, 1968 की आई थी। उस टाइम PM कौन थी आपकी, इंदिरा गांधी, ठीक है। 1986 में आपके जो PM थे वो कौन थे, राजीव गांधी। उस टाइम PM कौन थे, राजीव गांधी। फिर जो आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया कि भाई करे कैसे, 1992 में, ठीक है, उस टाइम PM कौन थे आपके, नरसिम्हा राव, ठीक, अलग अलग PM है। फिर इसने क्या किया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन दिया, कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, और कुछ रिवीजन था तो वो रिवीजन्स भी बताए, क्या क्या चेंज करना है वो भी बताए। और इसको जनार्दन रेड्डी रिपोर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके चेयरमैन कौन थे आपके, जनार्दन रेड्डी, ठीक है। इसने एक और इम्पॉर्टेंट बात की थी कि जो ओपन स्कूलिंग है, हमारी ओपन एजुकेशन सिस्टम है, काफ़ी बढ़िया है, तो हमें उसे और क्या करना चाहिए, एक्सपैंड करना चाहिए, ठीक। इतनी चीज़ें क्लियर है। आगे चलते हैं। फिर जो आपको मैंने नहीं कराया था और आपके एग्जाम में आया है, वो क्या है आपका ये, जिसका क्या नाम है, अंबानी बिरला रिपोर्ट। एक और नाम क्या है इसका, पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा। दोनों नाम से ये जानी जाती, कब आई, 2000 में आई। अब इसकी नींव कब आई, 1998 में, जो प्राइम मिनिस्टर का काउंसिल है ट्रेड एंड इंडस्ट्री का, ठीक है, उसने अपॉइंट किया एक 6 स्पेशल सब्जेक्ट ग्रुप को, ठीक है। 1998 में क्या हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल है, किसका, ट्रेड एंड इंडस्ट्री का, उसने क्या बोला, अपॉइंट किया कि चलो अब एक 6 स्पेशल सब्जेक्ट ग्रुप होगा, जो किसके बारे में काम करेगा, क्या डेवलप करेगा, क्या बनाएगा, वो डेवलप करेगा एक पॉलिसी फ्रेमवर्क। लेकिन किसके बारे में, यही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जानना, किसके बारे में, कि कैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जाती, करी जा सकती है एजुकेशन में। वैसे तो हेल्थ एंड रूरल डेवलपमेंट में भी बोला था, लेकिन हम एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। सिंपल, कि कैसे हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है वो कैसे पैसा लगा सकता है या हेल्प कर सकता है प्राइवेट सेक्टर, किसमें, एजुकेशन। आप एजुकेशन वाला याद रखो, वही इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एंड रूरल डेवलपमेंट भी बोला था, बट एजुकेशन में कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये मेन पॉइंट था। इसके लिए क्या बनाने को बोला था, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने को बोला था, ठीक है। शुरुआत 1998 में हो गई थी, लेकिन रिपोर्ट कब सबमिट कर पाए थे, रिपोर्ट सबमिट कर पाए थे ये लोग 2000 में, ठीक है। ये जो ग्रुप था 6 स्पेशल सब्जेक्ट ग्रुप, इसमें 2 इंपॉर्टेंट लोग कौन थे आपके, मुकेश अंबानी, एंड दूसरे कौन थे आपके, बिरला। ये दोनों लोग इंपॉर्टेंट मेंबर थे, इसीलिए इसको किस नाम से भी जाना जाता है, अंबानी बिरला रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, दो नाम क्या है, पहला क्या है, अंबानी बिरला रिपोर्ट, ठीक है। दूसरा दूसरा इसी को किस नाम से जानते हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क, किसके बारे में, रिफॉर्म्स इन एजुकेशन,
कब आया? 2000 में आया। ठीक है, क्यों आया था? कैसे हम प्राइवेट सेक्टर कैसे इन्वेस्ट कर सकता है एजुकेशन में? तो आप बोल सकते हो जो पीपीपी है, पीपीपी का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है? पब्लिक मतलब आप बोल सकते हो गवर्नमेंट वाला एस्पेक्ट, प्राइवेट तो आप जानते हो, ये दोनों मिलकर कैसे एक पार्टनरशिप, एक संबंध बनाकर कैसे एजुकेशन में हेल्प कर सकते हैं, ये इसके बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको ना हम कभी डिटेल में करेंगे क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें इसका क्या विजन था, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ये मैं आपको किसी और वीडियो में समझा दूंगी। बट अगर आप क्यूरियस हो तो आप इस चीज़ को खुद से अभी पढ़ सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन इनको डिटेल में मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो में बताऊंगी कि क्या था आपका अंबानी बिरला रिपोर्ट में। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये आपके संग शेयर हो जाएगा। सो आंसर तो आपको बहुत पहले ही मिल गया था, इसका आंसर फर्स्ट था। लेकिन इतना टाइम मैं स्पेंड कर रही हूँ इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ इसके आंसर नहीं चाहिए, आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है ना उसमें आपके आंसर ठीक हो, वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए इतना इतना टाइम मैं हर एक क्वेश्चन को दे रही हूँ। जो जो बाकी ऑप्शंस दिए हैं उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, सब बता रही हूँ। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ आपने बहुत कुछ पढ़ लिया इन सिर्फ 3 क्वेश्चंस में। ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वीडियोस बनाने वाली हूँ, भीड़ नहीं इकट्ठा करनी मुझे, सिर्फ क्वालिटी वीडियोस डालूंगी जिसमें अच्छा कंटेंट होगा आपके लिए, मतलब टू द पॉइंट कंटेंट होगा। क्योंकि कंटेंट अगर आप देखो इग्नू की बुक से बहुत कुछ आता है, लेकिन पूरा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब वो तो मैंने अपने कोर्स के दौरान काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी, तो मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट बना पा रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास टाइम है तो आप इग्नू का मटेरियल ज़रूर देखिए, लेकिन टाइम इतना होता नहीं है, बात ये है। ठीक है, तो मैं आपको टू द पॉइंट कंटेंट है वो दे रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, तो इग्नू का मटेरियल ना देख लेना आप भी एक बार, आपको हेल्प ही मिलेगी उससे। लेकिन बहुत ज़्यादा है, बात ये है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अध्यापक शिक्षा के व्यावसायिक मानदंड निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। जो टीचर एजुकेशन है, ठीक है, उसके प्रोफेशनल नॉर्म्स कौन डिसाइड करता है? इसको तो मतलब 2 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए। कौन करता है? एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। आपको मैंने कई बार बताया है, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी होगा वो कौन करेगा, कौन बताएगा? वो सिर्फ और सिर्फ आपका एनसीटीई करेगा। लेकिन लेकिन बस एक इसका एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है? अगर स्पेशल एजुकेशन की बात आ जाती है, स्पेशल एजुकेशन का, किसमें? टीचर एजुकेशन में भी तो स्पेशल एजुकेशन होता है ना। बहुत लोग आपने देखा है बीएड स्पेशल करते हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन करते हैं ना। इसके इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसका मतलब प्रोफेशनल नॉर्म्स, ये सब कौन सेट करता है? आरसीआई। आरसीआई कौन है? रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। कब अस्तित्व में आया? 1992 में। एनसीटी कब आया? 1995 में। यस, ठीक है। इसको स्टेट्यूटरी बॉडी का स्टेटस कब मिला? 1995 में। पहले से था, 1973 से था, तब वो क्या था? सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी था, मतलब गवर्नमेंट को सिर्फ एडवाइस दे पाता था। ठीक है, एडवाइजरी बॉडी। लेकिन 1995 में क्या हो गया? स्टेट्यूटरी बॉडी बन गया। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके इस पेपर में आया भी है, एनसीटी आया किसके रिकमेंडेशन पे था? मतलब एनसीटी बनाओ, एक काउंसिल बनाओ टीचर एजुकेशन के लिए, ये किसने कहा था? ये आपका जो एनपीई 1986 है, एंड जो आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन है 1992 का, इन दोनों ने इसका जिक्र किया था कि एनसीटी लाओ, एक ऐसा होना चाहिए एनसीटी जो टीचर एजुकेशन को अच्छे से रेगुलेट करे, इसके बारे में काम करे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन से कितनी चीजें सीख रहे हो आप, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इतनी चीजें समझ आई। टीचर एजुकेशन का कर्ता धर्ता कौन है? एनसीटी। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है आपका? स्पेशल एजुकेशन। अगर वहीं स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही है तो उसका कर्ता धर्ता कौन है? आरसीआई। अब एक नया एक चेंज हुआ है, उस चेंज के बारे में भी आप देख लो कि वो चेंज है क्या। आपने देखा होगा रिसेंटली एक नोटिस आया है, उस नोटिस से बोला गया है कि ये जो सेशन है ना 2024-25, इसमें एक कोर्स चलता था बीएड एजुकेशन, नॉट एजुकेशन सॉरी, बीएड स्पेशल एजुकेशन। अब इसको कोई ऑफर नहीं करेगा 2024-25 सेशन के लिए, कोई ऑफर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसका रीजन ये दिया गया है, जैसा कि एनईपी 2020 ने बोला था ना। आपका एनईपी 2020 आया था, एनईपी कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ। एनईपी 2020 आया था, उसने बोला था ना 4 साल का हम क्या लाएंगे, 4 ईयर का हम लाएंगे आईटेप कोर्स। और अगर आपको याद हो
2023 में अभी पिछले साल आईटेप कोर्सेज लॉन्च हो भी गए हैं। इसका एनसेट के नाम से एक एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट कराया था एनटीए ने, हो भी गए हैं। तो इन्होंने क्या बोला, स्पेशल एजुकेशन आरसीआई ने क्या बोला, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन का करता धरता कौन है, आरसीआई। आरसीआई ने अभी रिसेंटली बोला है कि हम 2024-25 में ये 2 साल वाला ये जो बीएड है ना, ये ऑफर नहीं करेंगे। इसकी जगह क्या डेवलप किया जाएगा, जैसे आईटेप कोर्स है 4 साल का नॉर्मल एजुकेशन के लिए, वैसे ही हम क्या करेंगे, स्पेशल एजुकेशन के लिए भी 4 साल का ही फॉर्मेट में कोर्स ऑफर करेंगे। मतलब उस पर काम होगा, फिर उसे लॉन्च किया जाएगा। पूरी कहानी समझ आई। क्यों मना किया आरसीआई ने कि इस सेशन के लिए नहीं ऑफर होगा 2 साल वाला बीएड, क्योंकि उसने बोला है कि जैसे आईटेप कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं बाकी टीचर एजुकेशन के लिए, वैसे ही हम स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए भी क्या करेंगे, 4 साल के फॉर्मेट पे ही कोर्स बनाएंगे। इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। सो इसका आंसर तो आपको मिल ही गया है, आपने तो इतनी एक्स्ट्रा चीजें सीख ली। एनसीटीई फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, आंसर सॉरी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना याद रहेगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं। एंड प्रोफेशनल नॉर्म्स, अगर वैसे मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ इसके बारे में, ये पॉइंट और सुन लो, अच्छा ठीक है। प्रोफेशनल नॉर्म्स अगर आपको याद हो, किसने बोला था कि टीचर एजुकेशन के बारे में प्रोफेशनल नॉर्म्स को भी कौन बताएगा, आपका टीचर एजुकेशन। इसके लिए मैं आपका नेक्स्ट पेज यूज करती हूँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, यहाँ पे देखो आ भी गया यहाँ पे। अगर आपने एनईपी 2020 पढ़ी है, एनईपी 2020, एनईपी 2020 में बोला गया था कि हम एक HECI बनाएंगे, ठीक है, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके 4 क्या होंगे, वर्टिकल होंगे। उसका एक वर्टिकल था जीईसी, इतना समझ आए। जीईसी, जीईसी जो था इसके अंदर बोला गया था बहुत सारे हमारे क्या होंगे, पीएसएसबीज होंगे। पीएसएसबीज क्या होंगे, बहुत सारी पीएसएसबी होंगी। पीएसएसबी मतलब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज होंगी, बहुत सारी इसके मेंबर होंगे, ठीक है। बहुत सारी पीएसएसबीज होंगी। तो उन्हीं में एक पीएसएसबी पता है कौन थी, एक पीएसएसबी कौन थी, आपकी एनसीटीई। बहुत सारी हैं, मतलब बोला गया कि हम बहुत सारे जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज रखेंगे अपने अंदर। तो एजुकेशन के लिए, टीचर एजुकेशन के लिए किसको रखा गया, एनसीटी को रखा गया। जिसको भी बोला गया कि वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, तो वो क्या करेगी, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तो सेट करेगी ना। मतलब बोला गया कि तुम हो पीएसएसबी, तो काम क्या है, स्टैंडर्ड सेट करना प्रोफेशन के लिए। तो वही काम किसने किया, एनसीटी। एनसीटी ने बोला ठीक है चलो मैं करता हूँ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेट टीचर एजुकेशन के लिए। इसीलिए एनपीएसटी डॉक्यूमेंट कौन लाया, आपका एनसीटीई, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बहुत बनता है कि क्या 4 लेवल्स बताए गए टीचर के, ठीक है। पूरी कहानी समझ जाए। एनईपी 2020 ने बोला कि हम एक हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाएंगे। उसके 4 वर्टिकल्स थे, चारों के बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी। एक वर्टिकल आपका जीईसी था। इसमें बोला गया था बहुत सारे मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स को हम क्या बोलेंगे, ये होंगी पीएसएसबीज, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। नाम में ही छुपा है, काम क्या है, स्टैंडर्ड सेट करना अपने प्रोफेशन के लिए। जो टीचर प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन है, उसके लिए किसको रखा गया, एनसीटी को रखा गया कि चलो तुम हमारी पीएसएसबी हो टीचिंग के लिए। तो अब नाम पीएसएसबी की ड्यूटी दी गई है, तो स्टैंडर्ड सेट किया। और एनपीएसटी ने लॉन्च किया है अपना डॉक्यूमेंट। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2021 में ही लॉन्च किया, अभी चेक कर लेंगे, वैसे 2021 में ही इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट लॉन्च किया था। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या 4 स्टेजेस दी गई हैं, मतलब प्रोफेशनल लेवल्स की बात की गई है ना, कि पहले टीचर किस लेवल पे होगा, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो किस लेवल पे जाएगा। तो वो ये लेवल्स है। फर्स्ट लेवल क्या है आपका, बिगनर टीचर। अगर आप इंग्लिश के भी स्टूडेंट हो ना, इंग्लिश मीडियम, तब भी हिंदी वाले नाम याद करके जाना। बिगनर टीचर को क्या कहते हैं, प्रगामी। दूसरा क्या है, प्रोफेशन। प्रोफेशन टीचर को कहते हैं, प्रोफिशिएंट टीचर को क्या कहते हैं, प्रवीण टीचर, प्रवीण शिक्षक। तीसरा क्या है आपका, एक्सपर्ट टीचर, उसको क्या कहते हैं, कुशल शिक्षक। चौथा क्या है आपका, लीड टीचर, जिसे कहते हैं प्रमुख शिक्षक। सिर्फ मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता रही हूँ, इतना तो करके ही जाना है मिनिमम। खुद से थोड़ा और पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। अब जैसे यहाँ पे आपको ना देखो 4 लेवल्स दिखे, बट इसमें ना आपका जो एनपीएसटी डॉक्यूमेंट है ना, उसमें एक और बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया है, और हो सकता है उससे क्वेश्चन आ जाए। वो डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको पहले, ये देखो, ये रहा वो डायग्राम। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 5 लेवल्स दी गई हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे पहले तो आप एक एस्पिरेंट हो गए, यानी कि जब आप अपना प्री सर्विस कोर्स कर रहे होगे, जैसे कि आप बीएड कर रहे होगे, आईटेप कोर्स कर रहे होगे, या डीएलएड कर रहे होगे, या बीएलएड कर रहे हो, तो आप ये इस वाले बॉक्स पे हो।
फिर क्या होगा, आप अपनी करियर स्टेज 1 पे जाओगे। करियर स्टेज 1 पे जब जाओगे, ठीक है, तब आप क्या कहलाओगे, बिगिनर टीचर कहलाओगे। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं बिगिनर टीचर नहीं लिखा, लेकिन ये क्या है, आपका फर्स्ट लेवल है बिगिनर टीचर वाला, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया। अब इसी के देखो कितने सारे नाम, इसी का नाम है ग्रेजुएट टीचर, इसी का क्या नाम है, न्यूली क्वालिफाइड टीचर। तो एग्जामिनर अगर इस सेम क्वेश्चन को कठिन करना चाहता है तो ये अलग अलग नाम पूछ लेगा। तो आप इसको पढ़ के जाओ। फिर सेकेंड स्टेज, अभी ऊपर आपने पढ़ी ना प्रोफिशिएंट टीचर, तो देखो प्रोफिशिएंट टीचर यहाँ पे है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। करियर स्टेज थर्ड, अब करियर स्टेज थर्ड में देखो, यहाँ पे क्या लिखा था, आपके ऊपर वाले में लिखा था एक्सपर्ट टीचर, ठीक है। तो इसी एक्सपर्ट टीचर का देखो यहाँ और क्या नाम दिया गया है, स्पेशलिस्ट या फिर एडवांस टीचर। अब मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि इनके और भी नाम हैं जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। आपको हर जगह वो 4 नाम बता देंगे कि एक्सपर्ट, लीड, प्रोफेशनल एंड बिगनर टीचर, लेकिन यहाँ पे देखो ये अलग अलग नाम भी हैं इनके, इनको लर्न करो। फिर फोर्थ स्टेज पे क्या है आपका, लीड टीचर, ठीक है, प्रमुख टीचर। तो ये नाम याद करके जाना कि एक्सपर्ट को क्या कहते हैं, स्पेशलिस्ट और एडवांस भी, और आपका बिगनर टीचर को और क्या कहते हैं, ग्रेजुएटेड एंड न्यूली क्वालिफाइड टीचर, ठीक है। ये टीचर के क्या है, करियर पाथवेज हैं। टीचर के दीज आर करियर पाथवेज। अब यहाँ पर देखो ये ऑफिशियल पब्लिक नोटिस है, जो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं, एंड पीडीएफ में आपको क्लियर दिख जाएगा। आई नो ये थोड़ा सा छोटा है, इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो एनपीएसटी जब मैं बार बार बोल रही हूँ तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। किसने बनाया, एनसीटी ने बनाया। क्यों बनाया, पूरी कहानी समझाई, एनईपी ने बोला था, ठीक है। क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि हमें कुछ स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए। देखो आपको मैंने पहले भी बताया ना, टीचिंग जो है वो एक प्रोफेशन है कि नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल चीज थी। ये एक प्रोफेशन है कि नहीं है तो क्यों है, कौन से पॉइंट फुलफिल कर रहा है, सेमी प्रोफेशन है क्या क्या है, ये बहुत डिबेटेबल चीज थी। तो हमने क्या बोला कि हम इसे बनाएंगे प्रोफेशन। तो इसके लिए अगर कोई चीज प्रोफेशन कहला रही है तो कुछ पॉइंट्स होने चाहिए वहां पे, अच्छे से ट्रेन लोग हों, क्वालिफाइड लोग हों, इतनी मिनिमम ट्रेनिंग हो। तो इसीलिए ये बनाया गया। इसमें ये भी था कि टीचर को कैसे प्रमोशन मिलना चाहिए, कैसे वो और प्रोग्रेस कर सकता है, ठीक है। अब ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इनको आप एक बार देख लो, ये किसके बारे में बात करता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज बात करता है कि टीचर के अभी टेन्योर के बारे में बताएगा, टीचर कैसे प्रोफेशनली डेवलप हो सकता है, कैसे सैलरी इंक्रीज होगी, क्या प्रमोशन क्राइटेरियाज रहेंगे, ठीक है। इन सब के बारे में कौन, आपका एनपीएसटी बात करता है, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, प्रमोशन कैसे हो जाते थे, सीनियोरिटी बेसिस पे हो जाते थे, अरे आपने इतने साल काम कर लिया, प्रमोशन हो गया। नहीं, अब यहाँ पे अगर एनपीएसटी डॉक्यूमेंट मैंने, चलो यूट्यूब पे तो नहीं डाला है, बट मैं आपको पढ़ा दूंगी एक बार और। बहुत ज़्यादा डिटेल में बोला गया है कि अब जो प्रमोशन है उसका क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है। आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे, सुन रहे हो, पोर्टफोलियो बनाओगे, उसमें आप अपना काम सबमिट करोगे, आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको क्या देंगे, असेस करेंगे, आपके जो पीयर्स हैं वो आपको असेस करेंगे, आपकी अटेंडेंस कैसी है, आप बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, आपने कितनी सीपीडी की है, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट वाली ट्रेनिंग, ठीक है। इन सबके बेसिस पे अब क्या हुआ करेगा, आपका प्रमोशन हुआ करेगा। अब वो नहीं है कि आपने इतने साल पढ़ा लिया तो हो गया प्रमोशन, काफी चीजें बदलने वाली एनपीएसटी लागू होने के बाद, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल सही ईयर मैंने आपको बताया था 2021। 2021 में ही क्या हुआ था, इस ड्राफ्ट को, इस पब्लिक नोटिस जो है, ये ड्राफ्ट इन्होंने लॉन्च किया था, ये पब्लिक डोमेन में डाला था 2021 में, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोला था कि ये जो है ना एनपीएसटी, इसको ना हम रिवाइज भी करेंगे। कब करेंगे, एवरी 10 ईयर, ठीक है। अभी 2021 में आया है तो बोला है कि अगली बार 2030 में हम क्या कर देंगे, इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि समय बदलता है, जरूरतें बदलती हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से एनपीएसटी में भी बदलाव किए जाएंगे। तो एक देखो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी मिल गया कि हर 10 साल में इसको क्या किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा, ठीक है। तो एनसीटी इसका आंसर था, तो इसके बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लो। जितनी चीजें मैंने बोली है ना, मैं सब लिख देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी आपको इनकन्वीनियंस हो नोट्स बनाने में। तो देखो इसका फुल फॉर्म भी लिख दिया है, कब आया 1995 में, ये भी लिख दिया है। ये पहले से एग्जिस्ट करा था 1973 में, लेकिन उस टाइम क्या था, एक आपकी एडवाइजरी बॉडी थी। लेकिन 1995 में क्या हो गया, इसे स्टेट्यूटरी बॉडी का क्या मिल गया, स्टेटस मिल गया, ठीक है। इसको किसने रिकमेंड किया था, किसने सजेस्ट किया था, एनपी 1986, एंड जो आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन है 1992, उसने इसको क्या किया था, सजेस्ट किया था, ठीक है। याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, 1995 में स्टेट्यूटरी बॉडी बन गई।
आगे चलते हैं, ये चीज़ हिंदी में, इसका आंसर आपको पता है। अगला क्वेश्चन, अब आई गेस ये फोर्थ क्वेश्चन है और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन रीड करते हैं, आप भी मेरे संग रीड करिए। ये इंग्लिश में चलिए करते हैं या हिंदी में, चलिए हिंदी में करते हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न शिक्षा आयोग का सही अनुक्रम है, मतलब सही क्रम क्या है, किसका, लेकिन देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, पोस्ट इंडिपेंडेंस। जब मैंने आपको वो टेबल दिया है लेजिस्लेशन वाला, अगर ध्यान दो, मैंने बहुत अच्छे से डिवाइड किया है कि प्री इंडिपेंडेंस के कौन कौन से लेजिस्लेशन हैं, ठीक है, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस जब हम आजाद हो गए उसके बाद क्या किया है, बहुत अच्छे से मैंने डिवाइड करके आपको दिया, और देखिए आपका क्वेश्चन उसी से फंस गया कि पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि हम जब स्वतंत्र हो गए उसके बाद कौन कौन से लेजिस्लेशंस आए हैं। तो रीड करो, पहला क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, याद ही होने चाहिए आपको, 1952-53। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स, ये देखो नया है, इसी को वो बोलते हैं चट्टोपाध्याय कमीशन। कब आया, 1983 में, चट्टोपाध्याय कहते हैं, चट्टोपाध्याय, ठीक है। आचार्य राममूर्ति, अभी बताया था, 1990। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, बताया ना आपको, सबसे पहले आजाद होने के बाद हमने यूनिवर्सिटी पे ही काम किया, इसी को क्या कहते हैं, राधा कृष्णन। कब आया, 1948 49। कोठारी आयोग, ये तो बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग, एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, 1964 एंड 66। अब आपको एक क्रम में लगाना है, एक सीक्वेंस में लगाना है, तो आप खुद ही देख सकते हो सबसे पुराना क्या है, सबसे पुराना आपका विश्वविद्यालय वाला ही है, तो डी वाला सबसे पहले आ जाएगा। डी में बस दो ही हैं आपके पास, तो चलिए इनके आखिरी वाले अलग है ना, आखिरी वाला मैच कर लेते हैं। आखिरी सबसे कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे आखिरी ये दिख रहा है, आचार्य राममूर्ति, 1990, इसके इससे लेट तो कोई है नहीं, तो सी वाला लास्ट में, इसमें देखो ई गिवन है, इसमें सी, राइट आंसर विल बी ए। अब इसमें देखो नया क्या था जो मैंने आपको नहीं बताया अभी तक, ये नया है आपके लिए, नेशनल कमीशन ऑन टीचर। चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये आपके लिए नया है, ठीक है। चलो हिंदी में खोलें क्या, इसको और क्या कहते हैं, चट्टोपाध्याय आयोग। कब आया, 1983 में। इसकी रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, शिक्षक और समाज, टीचर एंड सोसाइटी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो एक और चीज है, इसको ना एक और नाम से जाना जाता है, नेशनल कमीशन ऑन टीचर वन। देखो ये बहुत अजीब सा नाम है, लेकिन याद रखना अगर ये लिखा है नेशनल कमीशन ऑन टीचर ऐसे वन लिखा है, तो याद रखना ये भी किसके बारे में बात कर रहा है, चट्टोपाध्याय कमीशन के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। वापस आते हैं, ठीक है। अगला क्या था पॉइंट, ये है कि इसकी स्थापना कब की गई, ये आयोग बनाया कब किया गया, कि चलो आपको इसके बारे में काम करना है, कब किया, 1983 में। लेकिन इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की, 1985 में। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसकी स्थापना की गई, स्टैब्लिश किया गया ये कमीशन, आपको काम करना है 1983 में, लेकिन रिपोर्ट कब सबमिट हुई आपकी, 1985 में। और ये वो कमीशन है जिसको बहुत ज्यादा कोट किया जाता है रिसर्चेस में, कि ये वो कमीशन है जिसने क्या बोला था, कि ये 2 साल का जो ये या 1 या 2 साल का ये जो बीएड वगैरह होता है ना, ये इतना हेल्पफुल नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमें 12th के बाद अराउंड 5 ईयर तक का कोई टीचिंग कोर्स लाना चाहिए। मतलब अगर 12th के बाद कोई टीचर बनना चाहता है ना, तो उसके लिए हमें ऐसे कुछ 5 ईयर तक का टीचिंग कोर्स लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि टीचिंग कोर्स का भी ड्यूरेशन ज्यादा होना चाहिए, कि अगर हम टीचिंग को एक प्रोफेशन बोलना चाहते हैं, ठीक है। ये भी बोला था कि इन सर्विस जो टीचर होता है, मतलब सेवाकालीन शिक्षक होते हैं ना, जो शिक्षक ट्रेनिंग कर लिए जिन्होंने पूरी, ठीक है, उनके लिए भी आपको क्या करना है, शॉर्ट पीरियड वाले कोर्सेज लाने हैं, ठीक है, ताकि वो भी अपना क्या करें, करियर में क्या कर पाए, प्रमोशन कर पाए, ठीक। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस ज्यादा नहीं आता इस पे, बस ये याद रखना जो नाम बताया, चट्टोपाध्याय एंड नेशनल कमीशन ऑन टीचर वन, ये 2 पॉइंट याद रखना, तो आंसर तो आपको इसका मिल गया। देन ये तो बहुत इजी, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, आपने बहुत सुना होगा, सर्व शिक्षा अभियान है आपका जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। लेकिन सबके बारे में चलिए थोड़े थोड़े पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन तो मैंने आपको करा ही दिया है, ये करते हैं। पीडब्ल्यूडी एक्ट जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सर्व शिक्षा अभियान के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी करते हैं, और आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो पहला पॉइंट आपने याद कर लिया, सीख लिया, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। इसका मतलब क्या है, शून्य अस्वीकरण नीति। इसका मतलब है कि आप किसी को भी एडमिशन लेने से क्या नहीं करोगे, मना करोगे, मना नहीं करोगे, किसी को भी रिजेक्ट नहीं करोगे, फेल नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, ठीक है। सबको शिक्षा देनी है, ये आपका सर्व शिक्षा अभियान है।
तो चलिए पीडब्ल्यूडी से स्टार्ट करते हैं एक क्रोनोलॉजी में, मतलब एक क्रम में। 1995 में आपका क्या आया था, पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था। इसका फुल फॉर्म याद रखना, पीडब्ल्यूडी एक्ट का फुल फॉर्म सिर्फ इतना नहीं है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, नहीं नहीं नहीं, पूरा नाम क्या है देखो, क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, और तीसरा क्या है, फुल पार्टिसिपेशन। ये पूरा नाम याद करना, एग्जाम में पूरा पूरा जब फुल फॉर्म आता है ना तो ये पूरा दे देते हैं, तो अच्छे से पता होना चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी, फिर ब्रैकेट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। दूसरी चीज जो कंफ्यूज करता है फुल फॉर्म में, वो पी है। पी का फुल फॉर्म पर्सन है, ठीक है, पीपल नहीं है। सुनने में लगता है कि चलो पीपल होगा, लेकिन पीपल नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्या है, पर्सन है, ठीक। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि इसमें 7 डिसेबिलिटीज कवर्ड है। 2016 में भी एक और एक्ट आया है आपका, RPWD। ये क्या है, ये जो पुराना वाला है ना, इसी को क्या कर दिया है इसने, रिप्लेस कर दिया है। तो जो नया वाला है उसमें 21 डिसेबिलिटीज कवर्ड है, लेकिन पुराने वाले में 7 डिसेबिलिटीज। जब मैं आपको इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा पढ़ाऊंगी, तब मैं आपको सारी डिसेबिलिटीज अच्छे से डिटेल में बता दूंगी कौन कौन सी है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसेबिलिटी के नाम ना आपको याद होने चाहिए कि कौन सी डिसेबिलिटी किसमें कवर्ड है, क्वेश्चन आता है, ठीक। इस वाले में क्या है, 7 डिसेबिलिटीज कवर्ड है, उनके नाम देखो यहाँ पर गिवन है, याद होने चाहिए ये। और पीडब्ल्यूडी एक्ट सिर्फ एजुकेशन के बारे में नहीं था, वो हर चीज के बारे में था। मतलब एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एम्प्लॉयमेंट की, भाई जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके उनके जॉब में क्या उनको रिजर्वेशन या फायदे मिलने चाहिए, एजुकेशन में उनके लिए क्या करना चाहिए, मतलब एक ओवरऑल एक्ट था। तो एजुकेशन के बारे में कहाँ बात की है, जो आर्टिकल 26 है ना इस एक्ट का, उसने एजुकेशन के बारे में बात की है। तो याद रखना, आर्टिकल 26 डील्स विद एजुकेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। आगे चले, अगला देखें। SSA, सर्व शिक्षा अभियान कब आया, 2001 में आया। उस टाइम पीएम कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो मैंने आपको हर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको उस टाइप के पीएम बता दिए। फिर इसने मेन फोकस डाला था यूईई में, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका हिंदी वाला, सॉरी, इसका हिंदी वाला पार्ट नहीं है, मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब जब हम बोल रहे हैं कि सबको शिक्षा मिले एलिमेंट्री लेवल तक, यानी कि 8वीं कक्षा तक सबको शिक्षा मिले, तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, का कैसे हो सकता है ऐसे, यूनिवर्सल एक्सेस देनी है, मतलब सबके पास शिक्षा की पहुंच हो। मतलब एडमिशन तो तब लेगा ना जब वो पहुंच पाए, यानी कि हमें बहुत सारे नेबरहुड स्कूल्स खोलने, सबके घर के आसपास स्कूल हो। और ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यानी कि हमें सबको एडमिशन देना है। फिर तीसरा पॉइंट तो और इम्पोर्टेंट है, रिटेंशन। मतलब बहुत लोग होते हैं ना, एडमिशन तो ले लिया लेकिन भाग जाते हैं बच्चे, या फिर मान लीजिए उनके मम्मी पापा गांव चले गए, माइग्रेट कर गए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, उनको रिटेन करना। एडमिशन ले लिया, फिर बच्चों को स्कूल में रोक के रखना। ऐसा ना हो कि बच्चों को स्कूल में अच्छा नहीं लग रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, या फिर पेरेंट्स की वजह से वो छोड़ के चला गया। पहले तो उनको एक्सेस दो कि वो स्कूल तक उनकी पहुंच बने, फिर एडमिशन एनरोलमेंट दो, ठीक है, फिर उनको रोक कर रखो वहां पर, ठीक है। और आखिरी क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, क्वालिटी, क्वालिटी एजुकेशन दो। फिर ये होगा कैसे, ये होगा कैसे, इसके लिए इन्होंने बोला, एक मॉडल एक्सेप्ट किया इन्होंने, बोला मल्टी ऑप्शन मॉडल। इसका मतलब है कि आप शिक्षा लो चाहे किसी भी फॉर्म में लो। इसका मतलब क्या है, रेगुलर स्कूल में पढ़ना है वैसे पढ़ो, रेगुलर स्कूल मतलब जो नॉर्मली हम स्कूल्स देखते हैं उन्हें रेगुलर स्कूल्स कहते हैं, ठीक है। आपको ऑल्टरनेटिव स्कूल्स में पढ़ना है वैसे पढ़ो। ऑल्टरनेटिव स्कूल्स होते हैं जिसमें एक फिक्स करिकुलम फॉलो नहीं होता, मतलब जैसे आप देखते हो ना कि बाकी सब में क्या होता है, एक करिकुलम है, एनसीईआरटीज चल रही हैं, सीबीएसई बोर्ड फॉलो हो रहा है, लेकिन ऑल्टरनेटिव स्कूल्स अलग होते हैं, वो अपनी अलग फिलोसफी से पढ़ाते हैं। होम स्कूलिंग करनी है तो होम स्कूलिंग कर लो, ठीक है, AIE, ये वही चीजें हैं। तो कैसे भी करनी है एजुकेशन करो, लेकिन सबको एजुकेशन का हक दिया गया करना है। तो इस मॉडल को क्या कहते हैं, मल्टी ऑप्शन मॉडल। मतलब बहुत सारे ऑप्शन दे दिए आपको एजुकेशन प्राप्त करने की। इसके बारे में किसने बोला, सर्व शिक्षा अभियान। और आपने एक नया अभी पॉइंट क्या सीख लिया है, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, एडमिशन दो, ठीक है, एक्सेस प्रोवाइड करो, रिटेंशन दो, ठीक। सो राइट आंसर तो अब आपको याद हो ही गया होगा, सर्व शिक्षा अभियान। और मैंने आपको बाकी ऑप्शंस भी दिखा दिए, बता दिए। नेक्स्ट क्या है, विच एपेक्स बॉडी इज रेगुलेटिंग इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। पहली चीज तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है क्या, कुछ नहीं है, आईटप का ही फुल फॉर्म लिखा हुआ है। और मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, मुझे तो लगता है आप लोग सपनों में भी, नींद में भी इसका आंसर बता दोगे। आईटप किसने रिकमेंड किया है, NEP 2020 ने रिकमेंड किया है, लेकिन किसको जिम्मेदारी दी थी आईटप
को रेगुलेट करने की इसकी अपेक्स बॉडी किसको बनाई है? एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को, कि तुम क्या करोगे, आईटेप कोर्स का काम करोगे। और आप ध्यान दो तो 2023 में इसका करिकुलम भी आ गया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने स्टार्ट कर दिया आईटेप कोर्स को पढ़ाना, लॉन्च करना। इवन मेरा एक रिलेटिव भी है जो आईटेप कोर्स कर रहा है, ठीक है। तो इसका करिकुलम भी बन गया 2023 में। एनसीटी ने एनटीए के द्वारा एनटीए के द्वारा इसका एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट कराया था, जिसका नाम है एनसेट, एनसीईटी। मतलब अगर आप में से कोई चाहता है, आपका कोई छोटा भाई बहन या कुछ करना चाहे तो वो करा सकता है। 2023 से इसकी परीक्षा हो गई, फर्स्ट बैच अभी जस्ट निकला है। अब सेकेंड सेशन 2024 में होगा। सो द राइट आंसर विल बी नथिंग बट एनसीटीई। ठीक है, एनसीईआरटी क्या है, बाकी ऑप्शंस भी देख लो। एनसीईआरटी किससे रिलेटेड है? स्कूल एजुकेशन से, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। नीपा क्या है? आपके एडमिनिस्ट्रेशन वर्क से रिलेटेड है। यूजीसी हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, हायर एजुकेशन, लेकिन एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट आपका टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन ये कवर नहीं करता, लेकिन याद रखना टीचर एजुकेशन कवर नहीं करता, लेकिन ये जो बीए एजुकेशन है, एमए एजुकेशन है, ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं है, ये सब लिबरल कोर्सेज में आते हैं। इसका करता धरता आपका यूजीसी ही है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो आप देखते हो ना, बीएड हो गया, एमएड हो गया, ये सारा आपका उसमें चला जाता है, सॉरी एनसीटी वगैरह में, ठीक। लेकिन ये जो बीए एमए ये सब है, ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं, ये आपका यूजीसी कंट्रोल करता है, ठीक। इन्हीं सब छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब मुझे क्वेश्चन नंबर तो देखो याद नहीं है, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन डाल दे रही हूँ, शायद 7वां या 6वां होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच पॉलिसी सजेस्टेड टू कन्फर ऑटोनमस स्टेटस टू एससीईआरटी, एनसीटीई एंड सेटअप स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन? देखो बहुत इजी। अभी मैंने आपको बताया कि एससीईआरटी किसके कहने पे आया, एनसीटी किसके कहने पे आया। आपका ये देखो, ये पॉइंट मैंने नहीं बोला, लेकिन ये आपका कोठारी के कहने पे आया था, कोठारी, ठीक है। और ये जो एससीईआरटी एनसीटी है, ये तो अभी मैंने आपको बताया ही है। ये जो आपका एनपीई आया था 1986 वाला, साथ ही साथ जो आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन था 1992 वाला, इसने रिकमेंड किया था। और मेरा जो फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पर, वो इसी के बारे में है कि कैसे आप चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत था, इसके दोनों आंसर सही हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो ये मैंने बोला भी था आप चैलेंज करो इसको, और आई होप किया भी होगा। इसमें तो डेफिनेटली नंबर मिलेंगे। अभी 17 को आपका रिजल्ट आ रहा है, उम्मीद करती हूँ मिल भी जाए, क्योंकि मैंने आपको बहुत सॉलिड प्रूफ भी दिया था। एनसीटी अगर आप देखो, एनसीटी हर बार अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है, सभी करते हैं सारे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो इनकी फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट थी 1995 और 96 वाली में, उसका जो फर्स्ट पेज है, उसी फर्स्ट पेज में ये पॉइंट लिखा हुआ है, एनईपी 86 1986 और पोआ 1992 उसने रिकमेंड कर रखा है कि आप बनाओ ये एनसीटी को एक ऑटोनमस स्टेटस दो, ठीक है। तो ये तो चैलेंज हुआ था क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर क्या है वो याद कर लो। 1986 की जो आपकी पॉलिसी है और 1992 में जो आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन, उन दोनों ने ही एनसीटी को रिकमेंड किया था। और ये जो स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन है, ये आपके कोठारी में करा, ठीक। चले आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं, बताओ ये किसने दिया था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बताओ ये किसने दिया था? कमेंट करना, बताना ये किसने दिया है। आप नाम लिखना, नेशनल, पूरा मतलब ये नाम लिखो, और फिर बताओ इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है। चीटिंग मत करना, सही से बताना। और क्लास में अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, तो लर्न कर लो ये चीजें। अब देखो, एक क्वेश्चन आया था, बोलने को तो था कि पैसेज दिया है, लेकिन पैसेज से एज सच इतनी क्लियर इन्फॉर्मेशन मिली नहीं थी। चलिए, मैं आप पॉज कर लेना वीडियो, रीड कर लेते हैं एक बार। द एजुकेशन कमीशन 1986, सॉरी 1964 66, ठीक है। इसकी कौन सा है, देखो ईयर से पहचान लो, ये आपके कोठारी की बात हो रही है। इट रिव्यूड इंडियन एजुकेशन इन इट्स टोटलिटी एंड गेव स्पेशल अटेंशन टू वुमेन एजुकेशन। बहुत ज्यादा वुमेन एजुकेशन पे ध्यान दिया था इसने। और इसने क्या बोला था, कोट किया गया है, द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एजुकेशन हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द नंबर ऑफ कमिटीज। बहुत सारी वुमेन एजुकेशन पे बात कर चुके हैं ऑलरेडी। कुठारी कह रहा था हम पहले नहीं है, कौन कौन सी थी ये इंपॉर्टेंट, इनको अंडरलाइन करते हैं। नेशनल कमिटी ऑन एजुकेशन ऑफ वुमेन 1956। अब ईयर से देखो, मैंने आपको कराया है ये। 1959 में क्या आया था? देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख कराया था।
ईयर से पहचान लो किसकी बात हो रही है। 1959 में दुर्गाबाई देशमुख वाली कमेटी थी वुमेन एजुकेशन पर। दूसरा क्या है, द कमिटी ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुला बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। ये मैंने आपको नहीं कराया, लेकिन ये क्या है, ये आपका हंसा मेहता कमेटी की बात हो रही है। ये 1961 62 जो है आपका, ये हंसा मेहता, इन्होंने भी काम किया था किसके बारे में, कि हमने अलग अलग करिकुलम बना रखा है गर्ल्स एंड बॉयज का, इससे काफी प्रॉब्लम्स आ रही, इस पे काम किया था। फिर अगला देखिए क्या है, भक्त वत्सलाम कमिटी 1963। देखो ये भी एक न्यू चीज है, ठीक है, ये भी आपके लिए क्या है, न्यू चीज। अभी जो नई चीजें मिल रही हैं इनको अपने नोट्स में ऐड करो, और और भी क्वेश्चंस लगाया करो, इंटरनेट पे तो बहुत सारे हैं ना, जो भी पॉइंट एक्स्ट्रा मिले राइट इट डाउन, आपके काम ही आएगा, इसमें नहीं आएगा तो फ्यूचर में कभी रिक्रूटमेंट एग्जाम दोगे वहां काम आएगा। कहाँ चला गया, कहाँ लिख रहे थे हम, हाँ, ठीक है। अगला क्या है, विच स्टडीड द प्रॉब्लम ऑफ 6 स्टेट्स वेयर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज लेस डेवलप्ड। मतलब ये मेन पॉइंट है आपके लिए कि इन तीनों ने भी ऑलरेडी काम कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन स्टिल अभी कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। फिर इन स्पाइट ऑफ दिस इट मेड फॉलोइंग रिकमेंडेशंस, कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। एजुकेशन ऑफ वुमेन शुड बी रिगार्डेड एज अ मेजर प्रोग्राम फॉर सम years to come to close the existing gap between men and women in this regard. Second, care special schemes should be prepared for this purpose and funds should be provided on priority basis. Next is both the center and the state, there should be special machinery to look after the education of girls and women. ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन है। क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि पैराग्राफ में कौन सी कमिटी मेंशन की गई है जिसने किस पर काम किया है, डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुला बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। कब, 1961। कौन सी मतलब कमिटी है जिसने बोला, जिसने किस पे काम किया, करिकुलम पाठचर्या पे काम किया है, कि लड़के और लड़कियों का अलग अलग पाठचर्या है, इसके बारे में किसने काम किया है, इसके बारे में किसने काम किया है, आपके हंसा मेहता ने। ठीक है, अब बाकी जो है वो भी देख लेते हैं नीचे कि और क्या बोला था हंसा मेहता ने, दुर्गाबाई देशमुख ने क्या बोला था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिए ये जो 1958-59 वाली है, मैंने आपको ये कराई हुई है, इसकी चेयरमैन कौन थी, आपकी दुर्गाबाई देशमुख ही थी। ठीक है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, दुर्गाबाई देशमुख कमिटी। एक और दूसरा नाम क्या है, रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमिटी ऑन विमेन्स एजुकेशन। ये देखो एक ही चीज का ना बहुत सारे नाम होते हैं और हर बार अलग अलग नाम दे देते हैं बस। तो ये नाम याद रखिए, 3 अलग अलग नाम है, कब आया वो याद रखिए। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था मिडिल स्कूल तक, मिडिल स्कूल क्या होता है, 8th क्लास तक, 8th क्लास तक को एजुकेशन रहेगी, मतलब लड़के लड़की साथ में पढ़े, लेकिन उसके ऊपर क्या होगा, सेपरेट चलेगा, मतलब लड़के अलग लड़कियां अलग। और क्या रिकमेंड किया था, इसने रिकमेंड किया कि हमें क्या जरूरत है, हम चाहते हैं कि जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या बनाए, वो एक स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन की स्थापना करे। ये चीज इसने रिकमेंड की, याद कर लो अभी ही। क्या नाम था, नेशनल कमिटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन। ठीक है, रिपोर्ट का नाम क्या था, आप वो भी याद करिए। दुर्गाबाई देशमुख कमेटी भी कहते थे, क्यों, क्योंकि यही क्या थे, क्या थी, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ही इसकी चेयरमैन थी। और क्या बोला, मिडिल स्कूल तक साथ में पढ़ो लड़के लड़की, को एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद हायर सॉरी हायर 9th क्लास ऑनवर्ड्स क्या होगा, अलग अलग। और इम्पॉर्टेंट चीज क्या बोली, कि हमें एक काउंसिल बनाने की जरूरत है। काउंसिल किसके बारे में, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। और वही चीज हुई भी 1959 में, देखो बन भी गया, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन्स एजुकेशन बन भी गया। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने इसकी रिकमेंडेशन पे, ये ऊपर वाले दुर्गाबाई देशमुख के रिकमेंडेशन पे ये बना भी दिया। कब बनाया, 1958 में। पूरी चीज, इतनी चीजें समझ आई। अब आगे चलते हैं, हंसा मेहता सब कैसे आए, हिंदी में भी गिवन है। फिर 1962 में क्या हुआ, जब ऊपर दुर्गाबाई देशमुख की कमिटी बनी थी ना, तो उसमें उन्होंने को एजुकेशन और अलग वाला भी बता दिया था कि 9th क्लास ऑनवर्ड्स अलग अलग पढ़ो। तो प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, ये जो ट्रेडिशनल व्यू था, ये जो पुराना व्यू था कि अलग अलग करिकुलम होना चाहिए गर्ल्स एंड बॉयज के लिए, ये प्रॉब्लमैटिक हो गया। क्यों, क्योंकि लड़कियां सिर्फ किस कामों में लग गई, लड़कियों का सेपरेट करिकुलम बन गया जिसमें सिर्फ क्या पढ़ाया जा रहा है, डोमेस्टिक साइंस पढ़ रहे हैं, हाउस होल्ड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, निडल एंड फाइन आर्ट्स पढ़ रहे हैं, बस यही पढ़ रहे हैं। इससे हुआ क्या, ये जो कॉन्सेप्ट था ना हमारा कि सबको हर तरह की शिक्षा, सबको हर तरह की चीजें पढ़ने का हक हो, इक्वलाइजेशन हो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी का, वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, पीछे रह गया। यानी कि लड़कियों को साइंस एंड मैथ, मान लीजिए कुछ लड़कियां हो जो चाहती हैं साइंस और मैथ्स पढ़ना, लेकिन वो नहीं पढ़ पा रही, तो उससे डिप्राइव हो रही थी। उनको क्या पढ़ाया जा रहा था, हाउस होल्ड मैनेजमेंट पढ़ो, निडल वर्क पढ़ो, फाइन आर्ट पढ़ो।
तो कहीं ना कहीं इक्वल अपॉर्चुनिटी जो मिलनी चाहिए थी लड़कियों को भी एजुकेशन की, वो नहीं मिल पा रही थी। तो इसी को चैलेंज करने के लिए, ठीक है, क्या लाया गया, एक कमिटी बनाई गई जो जिसकी चेयरमैन कौन थी, हंसा मेहता जी थी। अगर आप देखो विमेन पे काम हो रहा है ना, कि विमेन एजुकेशन पे काम हो रहा है, तो याद रखना दोनों की ही चेयरमैन कौन थी, आपकी विमेन्स ही थी। ऊपर क्या थी, दुर्गाबाई देशमुख, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। यहाँ पे कौन है, श्रीमती हंसा मेहता। ठीक है, तो यही आई हंसा मेहता कमेटी बनी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने क्या किया, चैलेंज किया कि अलग अलग करिकुलम अगर हैं तो ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो कब अपॉइंट किया गया, 1962 में ये अपॉइंट किया गया। ठीक, यही चीज हिंदी में गिवन है, तो ये पॉइंट याद रखना। दुर्गाबाई देशमुख ने क्या बोला था कि 8th क्लास तक तो हम रखेंगे को एजुकेशन, लेकिन उसके बाद 9th क्लास ऑनवर्ड्स क्या चलेगा, सेपरेट। बट सेपरेट के चक्कर में सेपरेट करिकुलम भी सेपरेट हो गया, और लड़कियों को जो इक्वल अपॉर्चुनिटी थी कि वो भी सब कुछ पढ़ सके साइंस मैथ्स, वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी। तब हंसा मेहता की कमिटी बनाई गई, उन्होंने चैलेंज की इस चीज को कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको चैलेंज किया। इन सबको मैं डिटेल में किसी अलग वीडियो में पढ़ाऊंगी, ठीक है। बट प्लीज अपने नोट्स बनाना, इसको संभाल के मत रख लेना, इस पीडीएफ को। इस पीडीएफ का कोई मोल नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर आप अपने खुद के क्या नहीं बनाओ, मैं कहती हूँ ना कैप्सूल नोट्स, कैप्सूल नोट्स बनाने हैं आपको। आज मैंने आपको क्लास ली है, मेरी क्लास से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो और एक कॉपी बना लो, बस हर दिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते रहो, वही आपको होगा। पेपर देने जाओगे ना तो वो पेजेस याद आएंगे जहाँ पे आपने ये चीजें लिखी है। पूरा पूरा मत लिखो, आगे भी जब मैं कराऊंगी तो मैं सेम हो सकता है पूरे पूरे टेबल्स लाऊं, आगे पूरा थोड़ी ना लिखना है, जो आपको नया पॉइंट लिखे बस वो वाला पॉइंट लिखिए। Let's read the next question. Girls and women's education must be given priority for. क्यों देना चाहिए? ऐसे तो इसका एज सच कहीं ऊपर नहीं लिखा था, तो अब देखो ये पॉइंट कहीं भी आपको उस पैराग्राफ में नहीं दिखा कि क्यों देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपना कॉमन सेंस लगाओ। सीधे सीधे दिख रहा है एम्पावरमेंट के लिए, महिला के सशक्तिकरण के लिए। बाकी देख लो कितने बेकार ऑप्शन है, टू टीच ओन चिल्ड्रन, इसलिए थोड़ी ना विमेन को पढ़ाना है कि वो सिर्फ अपने बच्चे को पढ़ा पाए। टीचिंग डेली इकोनॉमिक्स ऑफ द होम, कि घर में जो खर्चे होते हैं, है ना, कि कैसे खर्चा करना है कैसे नहीं करना है, जो डेली इकोनॉमिक्स घर में यूज होती है, घरेलू अर्थशास्त्र आ जाए, सिर्फ इसलिए थोड़ी पढ़ाना है ना। और ऊपर क्या है, सहचर्य पत्नियां मिले, ये भी कोई अच्छा पॉइंट तो है नहीं। तो क्या सही आंसर दिख रहा है, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये दिख रहा है कि विमेन्स क्या हो, एम्पावर्ड हो, इसलिए हमें विमेन्स एजुकेशन पे भी क्या करना है, काम करना है, प्रायोरिटी देनी है। देखो बहुत बार ऐसा भी होता है कि नहीं है, जो क्वेश्चन आया है उसका पैराग्राफ से कुछ लेना देना नहीं है, वो भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखो क्या है, द नेशनल कमिटी ऑन एजुकेशन ऑफ वुमेन वाज सेट अप इन 1959, इट वाज चेयर्ड बाय। अब 1959 में कौन सी बनी थी, कौन थी इसकी चेयरमैन, ये तो मैंने आपको कराया था, आई होप ये आपने गलत नहीं किया होगा, दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, आगे चलिए। फिर क्वेश्चन है एजुकेशन कमीशन 1964 66 वर्ड हेडेड बाय, अगेन चेयरमैन कौन थे, एजुकेशन कमीशन, सीधा इसी का दूसरा नाम क्या है, कोठारी कमीशन। कौन थे इसके चेयरमैन, अब कोठारी कमीशन पता है तब तो पता ही चल जाएगा, दौलत सिंह कोठारी। मतलब ये चीज तो ना आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए, ये क्वेश्चन तो किसी को गलत करने ही नहीं है, क्योंकि जो गलत का क्वेश्चन करने हैं ना वो आपको एग्जाम में दिख जाएंगे, क्योंकि आप जितना भी प्रिपेयर करके जाओगे ना, अराउंड 90 क्वेश्चन तो मतलब मैं बोल सकती हूँ आपके पढ़े हुए आ सकते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन ना होते ही हैं जो बहुत अजीब से पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं, मतलब बहुत एम्बिगुअस होते हैं, बहुत सब्जेक्टिविटी होती है। तो वो 10 तो छोड़ो छोड़ो, लेकिन ये जो 90 है इसकी तो अच्छी प्रिपरेशन करके जाओ ना। ठीक है, सो द राइट आंसर इज दौलत सिंह कोठारी। आई गेस ये आखिरी क्वेश्चन है। द बिगेस्ट हिंड्रेंस इन विमेन एंड गर्ल्स एजुकेशन इज, में सबसे बड़ा रुकाव क्या है जो विमेन और गर्ल्स के एजुकेशन में आता है, जो औरतें हैं और जो लड़कियां हैं उनकी जो एजुकेशन है उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है। अब ये भी देखो ऊपर कहीं नहीं लिखा था, तो अपना कॉमन सेंस लगा लेते हैं। द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एजुकेशन, क्या विमेन पढ़ना नहीं चाहती, उनकी कोई रुचि नहीं है क्या, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, हाउस होल्ड व घर का काम। फिर क्या, इकोनॉमिक लॉस। फिर पेट्रियार्की एंड इट्स इम्प्लीकेशन। अब बहुत लोग आप में से बोलोगे कि ये तीनों सही लग रहे हैं मैम, सही में बहुत लोगों के पास पैसे नहीं है इसलिए नहीं पढ़ पा रही है। कोई कहेगा मैम देखो हाउस होल्ड काम होता है, हाउस होल्ड काफी लड़कियां होती हैं जिनको हाउस वाइफ्स हैं जिन्हें काम करना पड़ता है, सही बात है आपकी, सही पॉइंट है। लेकिन अगर आप देखो इकोनॉमिक लॉस वाली जो चीज है, ठीक है, आर्थिक हानि, इतना कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में देखो कोई फीस नहीं लगती है,
गवर्नमेंट स्कूल में कोई फीस नहीं लगती है ना? तो अगर जो पढ़ना चाहता है तो पैसे उसके लिए बाधा नहीं होगी, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाया जा रहा है। तो आप इसे मत कंसीडर करो। अब दो क्या है, हाउस होल्ड वर्क, एंड लास्ट ऑप्शन क्या है, पेट्रियार्की, जो पितृसत्ता होती है और उसकी इम्प्लीकेशन। तो अगर आप देखो हाउस होल्ड वर्क इसके अंडर नहीं आ रहा, मतलब एक जो औरत है उसके ऊपर इतना सारा काम क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी भाई सोसाइटी क्या है, पेट्रियार्कल। घर का जो आदमी है, लड़के हैं, वो भी तो काम कर सकते हैं ना, काम बढ़ जाएगा तो लड़कियां भी पढ़ पाएंगी। लेकिन नहीं हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा है? पेट्रियार्की की वजह से, है ना? क्योंकि घर का काम ऐसा लगता है कि बस औरतें उन्हें ही करना है, मतलब वो अपने बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखवा के आई हैं जैसे कि उन्हें ही करना है ना? तो ये पेट्रियार्की है। तो कहीं ना कहीं जो सेकंड पॉइंट है हाउस होल्ड वाला, ये इसी के अंदर आ जा रहा है ना, तो इसलिए ये बेटर ऑप्शन है। पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लगेगा अरे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट आपके लिए बेस्ट क्या होगा, जो उसमें सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा होगा, जिसमें बाकी ऑप्शन क्या हो जाए, सब्ज्यूम हो जाए, उसी के अंदर कवर हो जाए। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी लास्ट, patriarchy and its implications. So I hope and मुझे टाइम तो नहीं दिख रहा, बट आई गेस 1 आवर से ज़्यादा ही हो गया होगा। एंड बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट चीज़ें मैंने यहाँ पे ली हैं, कुछ फालतू नहीं लिया है। सो प्लीज़, बहुत क्वालिटी कंटेंट बना रही हूँ। सो हो सकता है कि आपको लगे मैम कम पढ़ा रही है, लेकिन मैं जितना पढ़ा रही हूँ इस पीडीएफ में ही इतनी चीज़ें हैं ना आपके लिए याद करने के लिए, समझने के लिए। और इतने क्वेश्चन सिर्फ एक सिंगल पीडीएफ से फंसेंगे। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो तो मतलब खुद ही जान लोगे कि सिंगल पीडीएफ में कितना सारा कंटेंट है। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से एक एक चीज इस पीडीएफ की पढ़िए, याद कर लीजिए। खुद के क्या बनाने हैं आपको, कैप्सूल नोट्स। मतलब जैसे आप तो आप बड़े हो, आपको कोई होमवर्क देना बनता तो नहीं है, मैं होमवर्क तो नहीं बोलूंगी, लेकिन प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो मेहनत तो आप ही करोगे, बस मैं आपको गाइड कर सकती हूँ और थोड़ा सा कंटेंट दे सकती हूँ। तो इस पीडीएफ से प्लीज अपने कैप्सूल नोट्स बनाओ। कैप्सूल नोट्स कुछ और नहीं होते, शॉर्ट नोट्स का ही फैंसी वर्ड है। चलो शॉर्ट नोट्स भी लिख देती हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। इसका मतलब है कि इस पीडीएफ को संभाल के नहीं रखना है, मेक योर कॉपी। उस कॉपी में नए नए पॉइंट जितने आपको नहीं आते थे, ठीक है, वो लिख लीजिए। अगली बार जब मैं पढ़ाऊंगी, हो सकता है ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो मैं हो सकता है सेम टेबल वहां पे पेस्ट करूँ। तो अगर कोई नया पॉइंट वहां दिखता है तो अपने नोट्स में आप ऐड कर लो। पेपर में ना यही याद रहेगा, ये पीडीएफ नहीं काम आएंगे आपके। अगली चीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने नहीं पढ़ा है ना वो टॉपिक, तो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इंटरनेट पे इतने क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस देम। ठीक है, और वहां से कोई हो सकता है कि आप लेजिस्लेशन पे ढूंढिए, एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से क्वेश्चंस। तो जो नए क्वेश्चंस दिखे, जो नया पॉइंट दिखे, अपने इस नोट्स में क्या कर लो, ऐड कर लो। ऐसी ही होती है प्रिपरेशन। और ये नोट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस एग्जाम के लिए, फ्यूचर में आप पीएचडी एंट्रेंस के एग्जाम दोगे, मान लीजिए टीचर रिक्रूटमेंट के दोगे, हर जगह ये काम आएंगे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने जब मुझे पेपर दे के आए थे तो सब कह रहे थे बहुत अच्छा पेपर हुआ, बहुत अच्छा पेपर हुआ। और जब आंसर की में देखा तो एजुकेशन में अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन तब भी वो नेट और जेआरएफ के बॉर्डर पे अटके। उसका रीजन आपको भी पता है, पेपर 1 है। देखो पेपर 1 नहीं करोगे ना, तो पेपर 2 में चाहे 100 भी ले आओगे ना, तो भी कुछ मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकती कि आपका हो जाएगा। पेपर 1 को ना देखना ही पड़ेगा। तो अभी से पेपर 1 को करो। जिनको लगता है मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है या फिर रीजनिंग अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा कर लो। मतलब ये थोड़ी है कि 5 क्वेश्चन है तो 5 ही ठीक कर लो। अगर 3 भी कर लोगे इस 5 क्वेश्चन में तो बहुत है। ठीक है, पेपर 1 पे ध्यान दो, अपना टारगेट लेके चलो कि मुझे 40 सही करने हैं, तो एटलीस्ट आपके 35 या 32 तो सही हो ही जाए। ठीक है, तो प्लीज अभी से पेपर 1 पे ध्यान दो। सिर्फ एजुकेशन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मैं फिर से कह रही हूँ। प्लीज फोकस ऑन पेपर 1 ऑल्सो। ठीक है, चलो एंड करते हैं इस वीडियो को, और फिर मैं जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी डाल दूंगी। बस डेडिकेशन के संग आप भी पढ़ो, अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहो, बनाते मत रहो, बना के रखो। लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो अगर कुछ क्वेरी है, और या जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हो वो कमेंट कर दो, और प्लीज शेयर इट विद द पीपल हु नीड इट। ठीक है, जो यूजीसी नेट एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर पेपर 1 में भी अगर आप देखो टीचिंग एप्टीट्यूड में ये काम आ जाएगा। एंड इसके अलावा जो टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो उन एस्पिरेंट्स के संग। और अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और ये नोट्स भी आपको कहाँ मिलेंगे, वहीं मिलेंगे। तो इसको सर्च कर लो। यहाँ पे आज की ये जो पीडीएफ है वो भी शेयर कर दूंगा, पहले की तो वहाँ पे ऑलरेडी शेयर्ड है ही। तो ठीक है, चलो फिर एंड करते हैं वीडियो को। सी यू सून, बाय एवरीवन एंड टेक केयर।